हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बटन भी दबाएं। कल हमने एसएसटी के पेपर डिस्कस किए थे और आज हम एसएसटी के पेपर डिस्कस करेंगे, पर हम उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। क्यों की थी? जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने अपनी जो राजधानी थी उसको दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, टू पनिश साउथर्न रूलर्स, वह दक्षिणी शासकों को दंडित करना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी, टू कंट्रोल हिज एम्पायर इफेक्टिवली एज दौलताबाद वाज सेंट्रली लोकेटेड, वो अपने साम्राज्य को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए, चूंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, जो दौलताबाद था वो केंद्र में स्थित था महाराष्ट्र वाले रीजन में, तो वह उससे पूरे भारत पर कंट्रोल कर सकता था। तो इसलिए किया क्या उसने, क्योंकि उन्हें उत्तर भारत से पर्याप्त राजस्व नहीं मिल रहा था। ही वॉज नॉट गेटिंग इनफ रेवेन्यू फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, कि उसे नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत से उसे इतना राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था, जो उसको कर में जो पैसे मिला करते थे वो उसको उतना पर्याप्त नहीं हो रहा था, तो इसलिए शायद उसने शिफ्ट की हो। टू एस्केप फ्रॉम मंगोल्स, वो मंगोलों से बचने के लिए, मंगोल रहते थे ना चाइना के ऊपर वाले भाग में, मंगोल मंगोल रहा करते थे। मंगोल हम एक कंट्री भी है, कंट्री के नाम पर ही इन्होंने कहा है। मंगोल जो कंट्री थी वहाँ के जो लोग थे उनसे बचने के लिए क्या ये वहाँ से इसने कैपिटल शिफ्ट की थी। तो देखते हैं इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टू कंट्रोल हिज एम्पायर इफेक्टिवली एज दौलताबाद वाज सेंट्रली लोकेटेड, वो अपने साम्राज्य को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए, चूंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, इसलिए वो अपनी राजधानी को वहाँ शिफ्ट करना चाहता था। तो चलिए मैं आपको एक और इसमें ऐड कर देता हूँ बात। वैसे तो कई इतिहासकारों का ये मानना है कि टू एस्केप फ्रॉम मंगोल्स, वह मंगोलों से बचने के लिए, कुछ उनके दरबार में मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आप वहाँ से चल पड़िए, नहीं तो यहाँ पर मंगोल आक्रमण कर सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए इन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। पर अगर आप इसको एग्ज़ाम में टिक लगा कर आओगे तो ये गलत होगा, क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी की किताब है उसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है कि टू कंट्रोल हिज एम्पायर इफेक्टिवली एज दौलताबाद सेंट्रली लोकेटेड। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस पर आप टिक कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम गिवन बिलो। ये जो रेनफॉल है वे कौन सी रेनफॉल है, आप ये देखिए, ये यहाँ पर ये कौन सी, ये क्लाउड्स हैं और ये माउंटेन है, दिख रहा है आपको ना, ये माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स हैं। तो ये कौन सी रेनफॉल है, देखते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल या साइक्लोनिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक वर्षा, संवहन वर्षा, ललाट वर्षा या चक्रवाती वर्षा। तो देखते हैं। तो ये जो रेनफॉल है तो आप देख रहे हैं ये पर्वत के साथ है, पर्वत के साथ हो रही है। ये यहाँ से इधर से मानसूनी पवनें आ रही हैं, ठीक है, उसमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा है। तो यहाँ पर जब इससे टकराती हैं, इन पर्वतों से जब वो टकराएंगी तो वहाँ पर वर्षा कर देंगी। तो ये कौन सी वर्षा होगी, ये होगी ओरोग्राफिक रेनफॉल। वैसे तो यहाँ पर इन्होंने ओरोग्राफिक ही लिख दिया है, पर ये पर्वतीय वर्षा होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ओरोग्राफिक रेनफॉल। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कन्वेंशनल रेनफॉल कौन सी होती है। ये गर्मियों के महीने में ज़्यादातर होती है। जब आपने देखा है कहीं कहीं जगह पर जैसे कि फरीदकोट हुआ या हमारा पंजाब का कोई भी भाग या किसी भी जगह पे किसी स्पेसिफिक जगह पर अगर वर्षा होने लग जाए, ठीक है, जैसे चंडीगढ़ हुआ या फिर कोई भी और जगह हुई, वहाँ पर स्पेसिफिक जगह में अगर ये बारिश होने लग जाए और बहुत ही ज़्यादा संवहन होती है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो कौन सी वर्षा कहलाएगी, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहलाएगी, ठीक है। तो और ललाट रेनफॉल और ये चक्रवाती वर्षा, फ्रंटल रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल, ये दोनों सेम ही होती हैं। जैसे कि एक ही जगह पर जब दो साइक्लोन आए, ठीक है, एक दूसरे इसका तापमान, इसका इसमें जो पानी की मात्रा होगी, और एक इधर से और रेनफॉल जो है वो साइक्लोन है, इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे जो साइक्लोन होंगे चक्रवाती वर्षा, तो यहाँ पर वर्षा होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सी वर्षा होगी, ये होगी चक्रवाती वर्षा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एज अ कंसिक्वेंसेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ चेंज इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट।
1857 के विद्रोह के परिणाम का एक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन अंग्रेजों द्वारा किया गया था। संसद में इन्होंने कहा कि ब्रिटेन के संसद में ऐसा कौन सा परिवर्तन किया गया जब 1857 का विरोध हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो चलिए देखते हैं। ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर वार्न दैट मिलिट्री एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट दैम इफ दे सपोर्ट एनी रिवेलियंस। तो इन्होंने कहा कि जो भी रूलिंग चीफ थे, इन्होंने कहा कि उनको क्या किया गया, वार्न किया गया, अगर उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया तो उन्हें दंडित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, कि उन्होंने क्या किया था, एक ब्रिटिश कैबिनेट का जो ब्रिटिश कैबिनेट थी वहाँ ब्रिटिश कैबिनेट ने क्या किया, एक अपॉइंटेड किया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया भारत के लिए। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ प्रोमिनेंट हिंदू एंड मुस्लिम सिटीजन हु सपोर्टेड द रिवोल्ट वर कॉन्फेस्टिकेटेड। इन्होंने क्या कहा, विद्रोह के समर्थन करने वाले प्रमुख हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की भूमि और संपत्ति को जब्त कर लिया गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पठान एंड सिख सोल्जर वर बैंड फ्रॉम ज्वाइनिंग द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। पठान और सिख क्या प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप इस आर्मी में भाग नहीं ले सकते। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो बात कुछ ऐसी है कि उस टाइम में ब्रिटेन में कैबिनेट की बैठक हुई पार्लियामेंट में, और उन्होंने देखा कि जो ये है, जो ब्रिटिशर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो अपना शासन ढंग से नहीं चला पा रही। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। इसमें इन्होंने एक सेक्रेटरी को भेजा कि वो अपनी वहाँ पर अपने एक ऑफिस से सारा कुछ कंट्रोल करेगा। ठीक है। तो जो इसमें जो मेन काम हुआ था वो होता जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, जो प्रशासनिक काम किया करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किसको ट्रांसफर होगी, ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर होगी। ठीक है। ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई थी। ठीक है। इसमें से फिर इसका दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो सारी प्रशासनिक कार्रवाई जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी नाकाम होती जा रही थी, क्योंकि वो भारत को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसने विद्रोह को भी नहीं रोक सकी वो, तो इसलिए वहाँ की जो कैबिनेट में बैठक हुई, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पार्लियामेंट में जो बैठक हुई, उसमें ये इन्होंने 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया, उसमें इन्होंने ये किया था। ठीक है। इसमें इन्होंने शक्तियों को ट्रांसफ़र कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड अ लेजिस्लेशन कॉल्ड कैलको एक्ट। ठीक है। देखते हैं कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने कैलिको अभियान नामक एक कानून बनाया। तो देखते हैं क्या था ये। ब्रिटिश रेबल फ्रॉम कैलिकट promote calico industry in England, produce calico textile in England, ban the use of printed cotton textile। तो इन्होंने कालीकट से विद्रोहियों को दंडित करना था, इंग्लैंड में कैलिको उद्योग को बढ़ावा देना था, या इंग्लैंड में कैलिको वस्त्र को उत्पादन करना है, या मुद्रित सूती वस्त्रों का उपयोग पर प्रतिबंध है। तो चलिए मैं आपको ये सही आंसर पहले तो बता देता हूँ। इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा बैन द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स। मुद्रित सूती वस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा था। तो ये क्यों लगा था, तो आपको पता है जैसे कि 1498 में पुर्तगाली जो कि कहाँ पर आए थे, कैलिकट में आए थे। कैलिकट कहाँ का भाग है, अभी प्रेजेंट में कहाँ पर है कैलिकट, ये है केरला में। ठीक है। केरला का भाग है ये, वहाँ पर आए थे सबसे पहले। वहाँ पर वास्को डी गामा पहली बार आया था 1498 में। तो उन्होंने देखा कि यहाँ के मसाले और यहाँ का जो सूती कपड़ा था, सूती वस्त्र थे, वो बहुत ही अच्छी किस्म के थे। तो ये यूरोप के बाज़ारों में जाकर बेचते थे। अब इससे ऐसा करने से क्या हुआ, जब वो यूरोप के बाज़ारों में जाते थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि हमारे जो भारतीय सूती के कपड़े की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता था। इसके कारण वहाँ की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन का जो भी सामान होता था वो बिकता नहीं था। वहाँ के जो यूरोप के देशों में वो सामान उनके खुद के घर का सामान बिकता नहीं था, और भारतीय सामान की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैलिको एक्ट बनाया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि कोई भी भारत से प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल सूती वस्त्रों का इंपोर्ट नहीं कर सकता, कि नहीं खरीद सकता।
ठीक है, तो ये बात थी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्लांटेशन अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ, कि प्लांटेशन वृक्षारोपण एक प्रकार का व्यावसायिक खेती है, इसलिए बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी? लेबर एंड कैपिटल, लैंड एंड कैपिटल, ओनली कैपिटल, या लैंड लैंड एंड लेबर। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वह भूमि और श्रम की होगी, इसमें मेहनत लगेगी और ज़मीनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा लैंड एंड लेबर। ब्लैकफुट इंडियन इज ब्लैकफुट इंडियन क्या है? ब्लैकफुट इंडियन, ये यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, लंदन नहीं होगा। ब्लैकफुट इंडियन क्या है? नेटिव ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका, प्लांटेशन वर्कर इन क्यूबा, माइग्रेंट इंडियन इन कनाडा, या डिजीजेस प्रेवलेंट इन निकोबार्स। तो ये क्या है? ये उत्तरी अमेरिका की मूल जनजाति है, क्यूबा में प्लांटेशन वर्कर हैं, प्रवासी भारतीय कनाडा में, या निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित रोग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नेटिव ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये वो लोग हैं, ये ब्लैकफुट इंडियंस, जो कि नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, और ये जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर प्रेरिस के मैदान है, प्रेरिस के घास के मैदान है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रेरिस के मैदान कहाँ पर है, तो आप कहेंगे यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रेरिस घास के मैदान वहाँ स्थित हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अहमदाबाद इज अ हब ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ फ्लरिशिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन अहमदाबाद। तो देखते हैं इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा। अहमदाबाद सूती कपड़ा उद्योग का एक केंद्र है। अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग के उत्कर्ष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? तो इट इज़ इजी टू असेस टू टूटिकोरिन पोर्ट, टूटिकोरिन पोर्ट के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से आसान पहुँच है यहाँ की। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, जो भारत की औद्योगिक नीति है बहुत अच्छी है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फोर्स, यहाँ पर बहुत ही सस्ता श्रम बल है। इट इज़ सिचुएटेड क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया, यहाँ कहाँ पर है? ये कपास उगाने वाले क्षेत्रों के बहुत ज़्यादा करीब है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इट इज़ सिचुएटेड क्लोज टू द कॉटन ग्रोइंग एरियाज। गुजरात में, ये अहमदाबाद गुजरात में है ना, आपको पता है। तो ये जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कच्चे माल की कमी नहीं होती। यहाँ पर जो कच्चा माल होता है ना, अगर किसी भी हमने पहले पढ़ा था पहले लेक्चर में कि अगर हमें किसी भी कंपनी को या किसी भी फैक्ट्री को खोलना है तो सबसे पहले हम ये भी देखते हैं कि क्या अवेलेबिलिटी है कच्चे माल की, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर वहाँ पर कच्चा माल उन्हें जल्द से जल्द नहीं मिल पाएगा तो वहाँ पर फैक्ट्री खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पर इट इज़ सिचुएटेड क्लोज टू द कॉटन ग्रोइंग एरिया, यहाँ पर जो उत्पादन किया जाता है कपास का वो बहुत ही पास में है। तो इसलिए यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिशिंग हो रही हैं, बहुत ही तेज़ी से फल फूल रही हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इफ़ अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन 72 डिग्री एंड 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, what would be the local time of Ahmedabad if it is 8 AM at Indian Standard Time। तो जो इन्होंने कहा है कि 72.5 डिग्री पर लॉन्गिट्यूड पर ये इन्होंने वो बता दिया, लोकेशन बता दिया कि यहाँ पर समय क्या होगा जब यहाँ पर 8 बज रहे हैं इंडियन लोकल स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो है वो कितने डिग्री पर स्थित है? वो कितने पर है? 82.5 डिग्री पर। ठीक है, 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री पर स्थित है। और हमारा जो इंटरनेशनल मेरिडियन टाइम जो है वो कितने पर स्थित है? वो कहाँ पर है? वो ग्रीनविच टाइम से गुजरता है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारा समय है वो कितना आगे है? वो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, वो हमारा टाइम जो है 5.5 घंटा आगे है। हमारा जो लॉन्गिट्यूड है, चलिए एक और बात बता देता हूँ मैं आपको। ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है, ये वाली रेखाएं होती हैं, ये वाली रेखाएं होती हैं, ये वाली रेखाएं, इनका तो दोनों का जोड़ होता है 360 डिग्री। इन दोनों का जो जोड़ होता है 360 डिग्री होता है। और हमारे समय में कितने घंटे होते हैं? दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। ठीक है, 24 को अगर हम 360 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 15। ठीक है, 15 आएगा। मतलब एक घंटे में 1 आवर में कितना ट्रैवल कितना हो रहा है? कितने डिग्री हैं? 15 डिग्री हैं। ठीक है, और एक मिनट में फिर कितने होंगे? एक मिनट में अगर हम
15 को 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। ठीक है, 60 मिनट है, और हम उसको डिवाइड करेंगे 15 से, क्योंकि डिग्री, 1 डिग्री में हमने देखना है कि कितने मिनट आते हैं। इसको जो डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 4। 15 4 जा 60, तो मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने वही तो बात की है। अगर हमारा 82.5 डिग्री है और यहाँ पर 72 डिग्री है, ठीक है, 82.5 और 72.5, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 10 डिग्री का। ठीक है, 10 डिग्री का डिफरेंस है इसमें। तो इन्होंने बात क्या कही है? इन्होंने कहा है कि जो हमारा यहाँ पर हमने देखा था 4 डिग्री है ना, 4 मिनट, सॉरी 4 मिनट किसके बराबर है? 1 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर 10 डिग्री है, तो 10 को हम किससे गुणा कर देंगे? 10 से, सॉरी 4 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40 मिनट्स आ गया। तो यहाँ पर कितने का फ़र्क आएगा? 40 मिनट्स का आएगा। अहमदाबाद और यहाँ के, अहमदाबाद वाले समय में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टाइम कितना आ जाएगा? अगर हम इसको, यहाँ पर अभी 8 बज रहे हैं, अगर 8 बजे से हम 8 बजे में से हम अगर 40 मिनट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 7:20 AM। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 7:20 AM। ये आपका हर बार क्वेश्चन सीटेट में जरूर पूछा जाता है, तो आप ये ध्यान से देख लें। इसका जो सही उत्तर होगा 7:20 AM होगा। अगर वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर क्वेश्चन में PM लिखा हो, तो आप सोचें कि अच्छा 7:20 PM, तो आप गलती से PM लगा दें। आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 8 बजे की बात की जा रही है। अगर 8 बजे AM की बात की जा रही है, तो अगर आपने माइनस किया तो कितना आएगा? ठीक है, अगर आपने कैलकुलेट करके देखेंगे तो कितना आएगा? 7:20 आएगा, और इसका सही उत्तर यही है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अ हिस्टोरिक साइट इज अ प्लेस वेयर, एक ऐतिहासिक स्थल एक ऐसी जगह है जहाँ हिस्टोरियंस राइट हिस्ट्री, जहाँ इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। रेलिक्स ऑफ द पास्ट आर फाउंड्स, जो अतीत के अवशेष पाए जाते हैं। एक्सकवेशन एक्टिविटीज आर डन, कि जहाँ पर उत्खनन गतिविधियाँ की जाती हैं। हिस्टोरी लविंग पीपल गैदर, इतिहास प्रेमी लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा रेलिक्स ऑफ द पास्ट आर फाउंड। जहाँ पर अतीत के अवशेष पाए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? हिस्टोरिक साइट कहेंगे। ठीक है, अतीत के अवशेष पाए जाते हैं उसे हम हिस्टोरिक साइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30। वल्चर इज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर स्कैवेंजिंग लाइवस्टॉक ट्रीटेड विद। इन्होंने कहा कि जो उपमहाद्वीप में गिद्धों का इलाज शुरू होने के कुछ समय बाद उनकी किडनी खराब होने लगी। उन्होंने ये पूछा है कि जो गिद्ध हमारे भारत में गिद्धों की आबादी बहुत ही तेज़ी से घटने लग गई थी। उन्होंने वही पूछा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उनकी किडनी फेलियर की वजह से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आबादी घटने क्यों लग गई थी। लगभग 99% जो गिद्ध थे वो मरने लग गए थे उस टाइम में। क्यों मरने लग गए थे? चलिए देखते हैं कौन सी दवाई थी ऐसी जिसको खाने की वजह से वो मरने लग गए थे। तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा उनमें वो दवाई जाती कैसे थी। ऑप्शन नंबर ए एस्प्रिन, ऑप्शन नंबर बी इबुप्रोफेन, ऑप्शन नंबर सी एल्ड्रिन, या ऑप्शन नंबर डी डिक्लोफेनेक। तो इसका जो सही उत्तर होगा डिक्लोफेनेक। इस दवाई को खाने से ये गिद्धों की मौत होने लग गई थी। जैसे कि कुछ जानवर होते हैं, जैसे हमारे पशु, गाय या भैंस, इन सभी को जब ये दवाई दी जाती थी एक डिक्लोफेनेक, ये दवाई देने की वजह से जब वो मर जाते थे, जब वो जानवर मर जाते थे अपने आप, तो वो बाहर फेंक दिए जाते थे और उनको खाने के लिए कौन आया करते थे? गिद्ध, है ना। ये गिद्ध वल्चर आया करते थे। इनको जब खाने के बाद इनकी मौत भी हो जाया करती थी। और वल्चर का होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा डिक्लोफेनेक, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31। पुटिंग आउट सिस्टम इज, पुटिंग आउट सिस्टम क्या है? वेयर बाय मर्चेंट फोर्स लेबर टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, जिसमें व्यापारी मजदूरों को अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने के लिए मजबूर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी वेयर बाय मर्चेंट गिव एडवांस एंड रिसीव द प्रोडक्ट, कि जहाँ पर व्यापारी अग्रिम देते हैं और उत्पादन करते हैं। वेयर बाय मर्चेंट सप्लाई रॉ मटेरियल एंड रिसीव द फिनिश प्रोडक्ट्स, कि जिसमें व्यापारी कच्चे माल की पूर्ति करते हैं और प्राप्त करते हैं तैयार उत्पाद। वेयर बाय द मर्चेंट सेल देयर मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट्स, जिसमें व्यापारी किस्तों पर अपना माल बेचते हैं। तो इसका देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वेयर बाय मर्चेंट सप्लाई रॉ मटेरियल एंड रिसीव फिनिश प्रोडक्ट्स।
जिसमें व्यापारी कच्चे माल का आपूर्ति करते हैं और प्राप्त करते हैं तैयार उत्पाद। कि तैयार वो कच्चे माल की आपूर्ति करेंगे और तैयार जो उत्पाद होगा वो लेंगे, खुद लेंगे। जैसे कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जब भी ये जो मर्चेंट हुआ करते थे, ये क्या किया करते थे, जो कारीगर होते थे ना, जो कारीगर होते थे वो कारीगरों को पहले वो कच्चा माल दे देते थे। ठीक है, कच्चा माल देने के बाद वो फिर बाद में उनसे तैयार माल खरीद लेते थे। तो इसको इससे कारीगरों को बहुत ही बेनिफिट होने लग गया। एक तो कारीगर को एडवांस में किसी से पैसा नहीं लेना पड़ेगा कि मुझे कच्चा माल पहले तैयार करना है, कच्चे माल को खरीदूंगा, फिर उसे तैयार करूंगा, फिर उसे बाजार में जाकर बेचूंगा। तो ठीक है, उसका सारा काम तो मर्चेंट ने कर दिया। अब मर्चेंट क्या करेगा, वो सामान तैयार करेगा, मर्चेंट नहीं, कारीगर क्या करेगा, मर्चेंट से सामान कच्चा माल लेगा, उसे तैयार करेगा और उसे बेच देगा। उसका पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। बट इसमें क्या हो गया था, कारीगरों को डिपेंडेंट होना पड़ गया था, कारीगर को उस पर डिपेंडेंट होना गया था, मर्चेंट पर। ठीक है, व्यापारी पर उससे निर्भर रहना पड़, ऐसे कि उन्हें सिर्फ वही अगर काम देगा तो उन्हें निर्भरता उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर उन्हें कारीगर ने नहीं काम दिया, व्यापारियों ने अगर कच्चा माल नहीं ला कर दिया तो उनका काम ठप हो जाता था। ठीक है, तो उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, सी के जानू इज अ वेरी एमिनेंट। सी के जानू कौन थी सी के जानू? सी के जानू एनवायरमेंटलिस्ट थी, या स्क्रिप्ट राइटर थी, या एंथ्रोपोलॉजिस्ट, या आदिवासी एक्टिविस्ट? पर्यावरणविद, स्क्रिप्ट लेखक, मानव विज्ञानी, या आदिवासी कार्यकर्ता? तो जो सी के जानू थी वो आदिवासी एक्टिविस्ट थी। इन्होंने आदिवासी के पक्ष में, आदिवासियों के हक के लिए आवाज़ उठाई थी कि जो आदिवासियों के पास ज़मीन नहीं है उनको दिया जाए, उनको ज़मीनें दी जाएं। तो ये केरला से थी। वैसे कहाँ से थी? केरला से थी। ठीक है, केरला से थी ये सी के जानू। इसका सही उत्तर होगा आदिवासी एक्टिविस्ट थी सी के जानू। द फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग ऑफ द लोकसभा इज। लोकसभा का बैठक का पहला घंटा कहा जाता है। हमारी लोकसभा में, पार्लियामेंट में एक फर्स्ट आवर होता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन आवर, पब्लिक आवर, प्रिविलेज आवर, या जीरो आवर? जो क्वेश्चन आवर होता है वो होता है इसमें, इसका जो सही उत्तर होगा वो फर्स्ट आवर होगा, क्वेश्चन आवर। इसमें क्या होता है, इसमें जब ये पहला घंटा होता है, इसमें मिनिस्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई भी ऑपोजिशन का हो गया, ऑपोजिशन का कोई भी मेंबर हो गया, ठीक है, ऑपोजिशन का कोई भी मेंबर या किसी भी क्षेत्र का कोई भी जहाँ से भी चुनकर आया है मेंबर, वो उनसे प्रश्न पूछेंगे कि आपने हमारे इलाके में ये काम नहीं हुआ है, इसको करवाइए, या आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपने बजट में या फिर आपने कोई डील की है, डिफेंस डील की है, तो आपने इतने पैसे लगाए, कितने पैसे लगाए हैं आपने, हिसाब वगैरह भी पूछा जाता है इसमें। और इसमें सरकार की जवाबदेही रखी जाती है। इसमें मिनिस्टर्स, उनके सवालों का, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, जिनकी जवाबदेही बनती है, वो इन सभी के सवालों का जवाब देते हैं। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट आवर कौन सा हो गया लोकसभा का? इसे क्वेश्चन आवर कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ऑल इंडियन शुड हैव अ राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। दिस आइडिया कैन बी एसोसिएटेड विद। ठीक है, यूनिवर्सल सफराज जो था वो किसने दिया था कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, सबको वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। सभी भारतीयों को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बावजूद वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इस विचार से जोड़ा जा सकता है, किससे जोड़ा जा सकता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या भीमराव अंबेडकर? तो इसका जो सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। BR अंबेडकर इज द राइट आंसर। इन्होंने ही ये बात को लिखा था, इन्होंने ये आइडिया दिया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 विच डील विद द राइट टू लाइफ बिकॉज। जो इसका सही उत्तर होगा नॉट ऑल पीपल हैड राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन हेल्प इन लीडिंग अ डिग्निफाइड लाइफ। ओनली एन एजुकेटेड पर्सन हैज राइट टू लाइफ। एजुकेशन इज लाइफ। शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार से संबंधित है। सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। शिक्षा एक गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। केवल एक शिक्षित व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, या शिक्षा जीवन है। जो उसका सही उत्तर होगा एजुकेशन हेल्प्स इन लीडिंग अ डिग्निफाइड लाइफ, कि शिक्षा एक गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद करती है, इसलिए इसको शिक्षा को
राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, इसको राइट टू लाइफ भी कहते हैं। इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। और ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे कौन से पार्ट में है? ये हमारे पार्ट 3 में है। ठीक है, पार्ट 3 में। कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से पार्ट में है। आर्टिकल 3 है, जिसे कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 36, इन ऑर्डर टू प्रमोट द इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट इन अ सोशल साइंस क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस वुड बी मोस्ट सूटेबल। इन्होंने पूछा है कि अगर हमने सामाजिक विज्ञान वर्ग में इंटरैक्टिव वातावरण को बढ़ावा देना है तो निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त होगा? इसका जो सही उत्तर होगा, क्या हम उनके से फ्रीक्वेंट को टेस्टिंग करेंगे, उनसे बार बार प्रशिक्षण करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, या लेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन, उन्हें लेक्चर देंगे फिर समझाएंगे, स्पष्टीकरण पूछेंगे, शोइंग डॉक्यूमेंट्रीज, उन्हें वृत्त चित्र दिखाएंगे, या डिक्टेशन एंड प्रैक्टिस। तो इसका जो सबसे ठीक आंसर होगा वो होगा शोइंग डॉक्यूमेंट्रीज। हम उन्हें डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे, ठीक है, फिर तभी ये उनका प्रमोट इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट हो पाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज़, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट PIL जनहित याचिका है, क्या है? हैम्पर द डिलीवरी ऑफ जस्टिस, कि इसने न्याय वितरण में बाधा डाली है। लीड टू डिक्रीज जुडिशियल एक्टिविज्म, हैम्पर्ड गवर्नमेंट फंक्शनिंग, इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। अगर ये इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस है तो इसका जो फर्स्ट आंसर है तो इसका ऑपोजिट हुआ कि इसने न्याय वितरण में बाधा डाली है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। डिक्रीज लीड टू अ डिक्रीज जुडिशियल एक्टिविज्म, ये भी बात नहीं है। हैम्पर्ड गवर्नमेंट फंक्शनिंग, नहीं ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वैसे आपको चलिए मैं जुडिशियल एक्टिविज्म आपने सुना होगा, मैं आपको ये बता देता हूँ जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है। जैसे कि कई बार हमारे संविधान में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को इनको भागों में बांटा गया है कि ये एक दूसरे के कामों में टांग ना अड़ा सकें, कि ये अपना अपना काम करें। पर कई बार ऐसा होता है कि इन तीनों को तीनों के कामों में क्या करना पड़ता है? इंटरफेरेंस करनी पड़ती है। क्यों? जैसे कि जुडिशियल एक्टिविज्म में यही बात बताई हुई है कि अगर कई बार देखा जाता है कि कोर्ट के जज के पास कोई आया, केस आया, ठीक है, उनसे पूछा गया कि जैसे कि एनवायरनमेंट वाला केस हुआ था कि एनवायरनमेंट में कोई पटाखे नहीं जलाएगा। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि हमारे देश में कोई भी अब से पटाखे नहीं जलाएगा। पर जब ये केस फाइल हुआ था तो क्या हुआ था? उन्होंने संविधान देखा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कोई ऐसा कानून ही नहीं लिखा है जहाँ जिससे हमें ये पता लग सके कि यहाँ पर पटाखों से पोल्यूशन होता है, तो वहाँ पर हम ये कानून एनफोर्स कर सकते हैं, ये कानून लगा सकते हैं। उस टाइम पे वहाँ पर कोई रूल नहीं था, तो वो जो जज थे उस टाइम पे उस जो जिन्होंने पिटीशन दायर की थी, जिन्होंने केस फाइल किया था, उनको क्या कहते कि मेरे पास तो यहाँ पर कोई कानून नहीं है, तो मैं नहीं तुम्हारे साथ न्याय कर सकता, तुम जाओ। ठीक है, तो क्या हुआ? वो आगे आए, उन्होंने कहा ठीक है हम बैन करते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम पटाखों को चलाना बैन करते हैं, आप सरकार इस पर फिर बाद में नियम बना देगी। ठीक है, तो ये होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द क्वेश्चन आंसर टेक्निक कैन बी क्वाइट इफेक्टिव इन टीचिंग सोशल स्टडीज एज इट एंश्योर। जो क्वेश्चन आंसर टेक्निक है, एन एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय लर्नर, स्टूडेंट एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड बेटर इन एग्जामिनेशन, स्टूडेंट कम इनटू क्लास वेल प्रिपेयर्ड, अ मोर डिसिप्लिन क्लास। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि क्वेश्चन आंसर जो टेक्निक है वो क्वाइट इफेक्टिव, वो अच्छी मानी जा सकती है। कैसे? एन एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द लर्नर, ठीक है, शिक्षार्थियों द्वारा एक सक्रिय भागीदारी। इसमें अगर सभी शिक्षार्थी होंगे वो भाग लेंगे इसमें, जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाएगी। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी ना बच्चे की इसमें, फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पर वैसे पॉजिटिव वर्ड हमें लग रहा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, मीडिया इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज, मीडिया है जो हमारा वो स्वतंत्र नहीं माना जाता है क्योंकि इसके निकट संबंध हैं किसके साथ?
बिजनेस हाउसेस के साथ, एनजीओ के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ या गवर्नमेंट एजेंसी के साथ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बिजनेस हाउसेस के साथ। ये माना जाता है कि इनके जो निकट संबंध हैं वो बिजनेस हाउसेस के साथ हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमेटी हेडेड बाय जस्टिस राजेंद्र संचार टू एग्जामिन द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी। भारतीय सरकार ने निम्नलिखित में से किस समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर को की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। तो देखते हैं, सिख की, एंग्लो इंडियन, मुस्लिम या जैन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मुस्लिम। इनको गाइडलाइन मनमोहन सिंह ने दी थी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उन्होंने कहा था, इन्होंने ये कमेटी बैठाई थी जिसमें राजेंद्र सच्चर को ये देखने के लिए बोला गया था कि आपने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाना है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी है उनका। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, वाइल टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट what would be the most appropriate activity to make student understand the various element of weather। कि मौसम और जलवायु की अवधारणा को पढ़ाते समय छात्रों को मौसम के विभिन्न तथ्यों को समझने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या होगी। कलेक्ट द वेदर रिपोर्ट ऑफ 5 consecutive days from the newspaper and stick in the notebooks। ask them to draw the symbol of the element of weather। write answer to the question related to weather in the notebook। सॉल्व द वर्कशीट प्रोवाइडेड बाय द टीचर बेस्ड ऑन एलिमेंट्स ऑफ वेदर। कि अखबार में लगातार 5 दिन के मौसम की रिपोर्ट लीजिए और अपनी नोटबुक में चिपका लीजिए। भी उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीकों को आकर्षित करने के लिए कहें। नोटबुक में मौसम संबंधित प्रश्नों के प्रश्नों के उत्तर लिखें। मौसम के तत्वों के आधार पर शिक्षक द्वारा प्रदान की गई वर्कशीट को हल करें। तो उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम करेगा बच्चा, इसमें कुछ वर्किंग सीखेगा, इसमें काम करेगा बच्चा, तो इसमें ज़्यादा सीखेगा बच्चा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट एम्पावरिंग स्टूडेंट टू मूव टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट इज। कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के अधिकार, यदि वो मानते हैं कि उनके किसी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है, तो कि हमारे अगर फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में दिए हुए हैं, अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो हम ये वाला करेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। इसका जो सही उत्तर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे आर्टिकल 32 में दिया हुआ है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अकॉर्डिंग हमारा कोई भी जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसकी उल्लंघना नहीं की जा सकती। कोई भी हमारे इन राइट्स को छीन नहीं सकता, फंडामेंटल राइट्स को। तो इन्होंने यही कहा है, आर्टिकल 32 एनफोर्स करेगा। ठीक है, एनफोर्स करेगा, नहीं तो राइट्स देने का, फंडामेंटल राइट्स देने का क्या फ़ायदा क्या है अगर उसे कोई भी बदल दे। तो आर्टिकल 32 हमारा क्या करेगा, इनको एनफोर्स करेगा कि आप इन कानूनों को, जो फंडामेंटल राइट हमें, जो इक्वालिटी का, लाइफ का और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार जो दिए गए हैं, इनका कोई भी अगर उल्लंघन करेगा तो उनको ये बचाएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसी आर्टिकल के हिसाब से ही, इसकी वजह से ही हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं अगर हमारे किसी भी कानून का, हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन हो रहा है तो। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें। आपका सेशन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।